हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड कोर्सेज में एडमिशन होने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहे थे, जो कि अब सीयूटी के तहत हो रहा है, सीयूटी पीजी के तहत हो रहा है, उसके एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुके हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्स बचे हुए, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीयूटी के तहत पीजी के अंदर जो बीएड के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आने की क्या पॉसिबिलिटी, कब तक रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट देखो, एंट्रेंस एग्जाम तो अब आपका हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यानी कि अब एडमिशन के लिए अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडमिशन टाइम पे हमें किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना डॉक्यूमेंट के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप इन डॉक्यूमेंट को अरेंज करने जाओगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर आप पहले इसको प्रिपेयर करके रखोगे, तैयार करके रखोगे इन डॉक्यूमेंट्स को, तो आपको एडमिशन टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में, तो इन सबको इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर रिजल्ट डेट की बात करें तो उससे पहले आपको पता ही होगा, जो सीयूटी के जो एग्जाम हुए थे बीएड के वेरियस कोड के लिए, जैसे कि जो पहला कोड था COQP 03, उसका एग्जाम 8 जून को हुआ था। COQP 04 जो कोड है, उसका एग्जाम 12 जून को हुआ था। देन COQP 05 का जो एग्जाम है, जो लैंग्वेज के लिए होता है, 5th एंड 7th जून को हुआ था। उसके अलावा COQP 06 का जो एग्जाम है वो 16 जून को हुआ था, और COQP 07 का एग्जाम 15 जून को हुआ था। तो इन सबके एग्जाम ओवर हो चुके हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने अभी 16-17 तारीख को ना नोटिस इशू किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि जिन भी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया था, मीन्स NTA की वेबसाइट के ग्लिच की वजह से, स्टूडेंट की गलती की वजह से नहीं, NTA की तरफ से जो भी गलतियां हुई उसकी वजह से अगर किसी कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हो पाया है, ठीक है, तो उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। उनके जो एग्जाम है 21 जून से लेकर के 23 जून तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी भी कुछ बच्चों के एग्जाम बचे हुए हैं जिनके अभी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अभी 2-3 दिन और एग्जाम चलेंगे बीएड कोर्सेज में, जिनके एग्जाम छूट गए थे जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी टेक्निकल ग्लिच की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उनके जो एग्जाम छूट गए थे, उनका एग्जाम अभी जो NTA वो लेने वाली 21 जून से लेकर 23 जून के बीच में। ध्यान रखना उन बच्चों के नहीं जिन्होंने अपनी गलती से एग्जाम छोड़ा है, यानी कि मान लो कोई स्टूडेंट था, उसने गलती से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, या वो गलती से सेंटर पे अपनी गलती की वजह से नहीं पहुंच पाया, इससे NTA को कोई मतलब नहीं। NTA उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। NTA किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो कि NTA की जो टेक्निकल ग्लिच है उसकी वजह से अगर कोई कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाया, एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाया, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है 21 जून से लेकर 23 जून के बीच में। तो आप देख सकते हो अभी तो एग्जाम ही चलना है 2-3 दिन और। तो अगर बात करें रिजल्ट डेट की, ठीक है, अगर ये रिजल्ट डेट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो जुलाई मंथ में इसका रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले रैंक लिस्ट की जाएगी, ठीक है। अगर जुलाई की बात करें तो मिड के आसपास इसके आने की मोस्ट पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर आप देखोगे 15 जुलाई के अराउंड आप देखोगे कि इसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको पता क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका होगा कि जो आपका रिजल्ट आना है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसका जो रिजल्ट है, आप देखोगे जो जुलाई है उसके मिड में आ जाएगा। 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे पहले भी आ जाए, लेकिन इससे लेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका एडमिशन बहुत ही ज्यादा डिले हो चुका है CET की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इस बार बहुत ज्यादा स्पीडली काम करने वाली है। अगर आपने देखा हो तो जो UG के एग्जाम हुए थे, CET UG के एग्जाम जो हुए थे, उसके एग्जाम खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद उनके रिजल्ट शो करने शुरू कर दिए थे। तो सेम चीज इसके भी आप देखोगे, एग्जाम खत्म होते ही मैक्स टू मैक्स 1 to 2 वीक के अंदर अंदर आपको रिजल्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हो गई कि आपका रिजल्ट जो है जुलाई के मिड में आ जाएगा। देन सेकंड बात करें कि इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। एंट्रेंस एग्जाम तो दे दिया हमने, अब आगे क्या होने वाला है। तो देखो, जैसे कि आपको पता ही होगा, पहले क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने खुद के जो पोर्टल था, अपनी खुद की वेबसाइट से थी, वो अपना एप्लीकेशन लेती थी। देन अपना खुद का जो DUT दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके बेसिस पे एडमिशन लिया करती थी। लेकिन अब तो पूरा CUT के तहत हो रहा है, कॉमन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू लिया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब इसके लिए क्या होगा, अब आपको एक नया प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज CSAS, ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। देखो, CSAS यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें क्या है, आपको अब जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपने खुद के वेबसाइट पे एक सीट एलोकेशन के लिए एक पोर्टल बनाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले फेज 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है,
आप अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन दोगे जो कि आपने CUT का फॉर्म फिल करते टाइम आपने फिल किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा से फिल करना पड़ता है, क्योंकि जो आपने पहले फिल किया था वो सारा डाटा किसके पास है, CUT के पास है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी तो डाटा चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अंदर जो आपका होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आने के आसपास हो जाता है, यानी कि मिड जुलाई में आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपका सीट एलोकेशन की रजिस्ट्रेशन के बाद देन उसके बाद आपके कुछ दिन बाद आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में प्रेफरेंस देना। आपको पता ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 4 कॉलेजेस हैं जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एक लेडी इरविन कॉलेज, इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स, ठीक है। ये 4 कॉलेजेस है जो कि क्या करती है, बीएड का कोर्स ऑफर करती है। इसमें भी आपको पता होना चाहिए जो लेडी इरविन कॉलेज है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होम साइंस जो है वही ऑफर किया जाता है। होम साइंस, बीएड इन होम साइंस ही ऑफर किया जाता है। तो ये तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की लिस्ट से बाहर हो जाता है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स के पास टोटल 4 कॉलेजेस का ऑप्शन होता है, ठीक है। हाँ, उसमें से भी अगर एक कॉलेज की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ होम साइंस के लिए ही आपका ऑफर किया जाता है। और बॉयज के लिए बात करें, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज जो कि दोनों जगह एडमिशन ले सकते हैं। तो एक तो CIE है जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन है, जो कि मेन इनका कैंपस है बीएड के लिए, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी नहीं है इतने अच्छे, लेकिन अगर बेस्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। CIE काफ़ी अच्छा माना जाता है, बहुत सारे बच्चे जो है इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं। इसके अलावा बॉयज़ के लिए जो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन, ये भी बॉयज़ के लिए ही है। तो ये 4 कॉलेजेस जिसमें आपको प्रेफरेंस फिल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपका जो CSA स्टार्ट होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आपको प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किस कॉलेज को देना चाहते हो, यानी कि आपके जो भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट किस में एडमिशन लेना चाहते हो, CIE में या LIC में या MVCE में या श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, कहाँ पे लेना चाहते हो उसके अलावा। तो इसके बाद जब आप कॉलेज की जो प्रेफरेंस है वो फिल कर लेते हो तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी मेरिट लिस्ट आई है, जो भी आपकी रैंक आई उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट किया जाता है। सीट अलॉट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करते हो, आप उसे या तो फ्रीज कर लोगे, यानी कि आप उसे चूज कर लोगे जो भी आपको सीट, जो भी कॉलेज आपको ऑफर किया जा रहा है, अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तो आप उसे ऑप्ट कर लोगे और जाके उस कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट करके आप एडमिशन ले लोगे। मान लो अगर आपने प्रेफरेंस के तौर पे 1, 2, 3 ऐसे प्रेफरेंस दिया और आपको मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो एडमिशन ऑफर किया गया सीट एलोकेशन के दौरान इसमें, तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो। फ्लोट करने से क्या होगा, आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट राउंड में अगर ऊपर वाले कॉलेज में अगर सीट वैकेंट रहेगी तो आपको उसके लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको ये फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, कॉलेज की प्रेफरेंस दोगे, देन आपका सीट एलोकेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो CUT के तहत हो रहा है उसके लिए। अब देखो, मान लो आपका कॉलेज में नाम आ गया, सब कुछ हो गया, तो उस टाइम पे मेन जो दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट को लेकर के। बच्चे ना डॉक्यूमेंट को लेकर के ज्यादा अवेयर नहीं रहते। लास्ट मोमेंट पे अगर आप डॉक्यूमेंट को अरेंज करने जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको डॉक्यूमेंट को लेकर के पहले से अवेयर रहना चाहिए कि आपको एडमिशन टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो देखो, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है एडमिशन टाइम पे। सबसे पहले जो कि मेरे ख्याल से सबके पास होगा, फोटो आईडी कार्ड, यानी कि आपके पास एक फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आपका एक वोटर आईडी कार्ड हो जो कि आपको वेरीफाई करे कि आप वही पर्सन हो जिसने फॉर्म फिल किया है। क्लियर है। देन आपको क्या चाहिए एडमिशन टाइम पे, प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए। जो आपने CUT PG का फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका प्रिंट आउट आपके पास जरूर होगा, नहीं है तो आप प्रिंट आउट उसका निकलवा सकते हो, उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। देन उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपने जो अभी एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड आपको फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है, उसकी जरूरत पड़ती है। कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे इसे मांग लिया जाता है, तो ध्यान रखना आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका जो एडमिट कार्ड था वो भी आपको संभाल के रखना है। देन आपको 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। देन 12th की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको जरूरत पड़ती है। फिर ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है
तीनों ईयर की यानी जो भी सेमेस्टर या ईयर उन सबकी आपको मार्कशीट और साथ ही साथ सर्टिफिकेट चाहिए। मान लो आपके पास अगर अभी सर्टिफिकेट नहीं है या मार्कशीट नहीं है, जैसे कि मान लो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वारी आती है कि अभी हम 6th सेमेस्टर में है, अभी हमारा रिजल्ट पेंडिंग है या हमारा एग्जाम नहीं हुआ, तो अगर आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आ जाता है तो आपको प्रोविजनली एडमिशन दे दिया जाता है। और जब आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आपको एक प्रॉपर टाइम देते हैं, उस टाइम में आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर उस जो भी उन्होंने टाइम दिया उतने टाइम में अगर आप नहीं प्रिपेयर नहीं दे पाते हो तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाता है। देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6th सेमेस्टर में हो, यानी कि अगर आपका एग्जाम अभी पेंडिंग है, अभी फाइनल ईयर का अगर आपका रिजल्ट नहीं आया या अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन्हें भी पता है कि 6th सेमेस्टर के एग्जाम कब होने, रिजल्ट कब आना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर टाइम देती है। तो अगर आप एलिजिबल हो, आपका रैंक में नाम आ जाता है, तो बेफिक्र होकर के आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये ग्रेजुएशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो समझ आ गया। वही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी भी आपको जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि अगर आपने बीएड इन कॉमर्स के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे आपको एमकॉम की डिग्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, वही अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो उसके लिए टाइम दिया जाता है, जो कि मैंने ग्रेजुएशन के लिए बताया। तो कुछ ऐसे भी बीएड के अंदर कोर्सेज है, सोशियोलॉजी हो सकता है, ठीक है, कॉमर्स हो सकता है, तो इनके लिए ना आपको पहले पीजी कंप्लीट होना चाहिए। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको, डिग्री आपको चाहिए होता है। देन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्व कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। एससी से बिलोंग करते हो तो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, किसी भी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना, आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, यानी कि पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 31 मार्च 2023 जो है, 31 मार्च 2023 जो है उसके बाद का इशू होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। उससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपने ओबीसी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है तो आपको अपना ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो चेक कर लेना चाहिए कि वो 31 मार्च के बाद का इशू है या नहीं है। और नहीं इशू, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप इसे जाके अपडेट करा लीजिए और इसे नया जो सर्टिफिकेट है वो आप इशू करवा सकते हो, जो भी अथॉरिटी वहां से। सेम जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उसके लिए भी सेम एप्लीकेबल होता है, उनका भी जो है नया चाहिए होता है 31 मार्च के बाद का चाहिए होता है, ठीक है। बाकी एससी एसटी के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका तो परमानेंट ही होता है। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए क्या चाहिए, लेटेस्ट चाहिए होता है, 31 मार्च के बाद का चाहिए, 31 मार्च 2023 के बाद का चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है एडमिशन के टाइम पे। एक लास्ट जो चीज चाहिए होती है आपको, करेक्टर सर्टिफिकेट। ये ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर आपको नहीं मिल पाता तो कॉलेज के बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो भी काफी फ्रेंडली होते हैं, वो भी आपको इशू कर देते हैं, तो इसको लेके ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बेसिकली होता क्या, करेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली आपको ये वेरीफाई करता है कि ये जो कैंडिडेट एडमिशन लेने जा रहे हो वो करेक्टर वाइज अच्छा है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट मान लो अगर आपके पास पहले का है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है 6 मंथ तक ही वैलिड होता है। तो ध्यान रखना, अगर आप एडमिशन टाइम पे एडमिशन ले रहे हो तो उस टाइम नया एक करेक्टर सर्टिफिकेट बना लो, कहीं से भी मिल जाता है, बहुत इजी होता है। आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से साइन करवा सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, गूगल के अंदर अगर सर्च करोगे करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट तो आपके पास फॉर्मेट आ जाए, उसका जस्ट प्रिंट आउट निकाल के अपना नाम या जो इन्फॉर्मेशन वो फिल करके आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल से या कॉलेज के प्रिंसिपल से, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से या एमबीबीएस डॉक्टर से, किसी से भी साइन करवा सकते हो, वही करेक्टर सर्टिफिकेट का काम कर जाता है। तो ये इसे लेकर के ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना। तो ये एडमिशन टाइप पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको चाहिए। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट छोटे मोटे मांग सकते हो जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। मेन तो आपको यही डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपको एडमिशन टाइम पे जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया कि अगर आपको बीएड के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के अंदर अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो 2023 सेशन में, तो उसका रिजल्ट कब आने वाला है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है और डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में अवेयर करूंगा कि अगर आपने COQP 03 के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, लैंग्वेज के लिए किया तो उसके लिए क्या हो सकती है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जो पेपर कोड है उसके लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।